भारत एक ऐसा राष्ट्र जहां साम्राज्य उठे और गिरे। 185 बीसीई में भारत के महान मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। पर क्या आप जानते हैं, इस बिखारव के बाद ही नए राजवंश, नए शक्तिशाली राज्य और नए इतिहास की शुरुआत हुई। आज हम लेकर आए हैं पोस्ट मौर्यन भारत की कहानी। शुंग वंश से लेकर सातवाहना तक, इंडो ग्रीक शासकों से लेकर बौद्ध धर्म के विश्वव्यापी प्रसार तक। स्वागत है आपका राज्य, राज और विरासत में। चैप्टर 1, द फॉल ऑफ मौर्याज एंड राइज ऑफ द शंगर्स। मौर्य साम्राज्य, जिसने चंद्रगुप्ता, चाणक्य और अशोका जैसे महान नाम दिए, वो 185 बीसीई में धीरे धीरे गिरने लगा। अशोका के बाद के शासक इतने प्रभावी नहीं रहे। साम्राज्य के अंदर राजनीतिक अशांति बढ़ने लगी और क्षेत्रवाद ने साम्राज्य को टुकड़ों में बांट दिया। पाटलिपुत्र का अंधेरा। कल्पना कीजिए, पाटलिपुत्र की गलियों में जो कभी अशोका के समय व्यापार और संस्कृति से जगमगाती थी, वहां अब अविश्वास और राजद्रोह की खबर गूंज रही थी। अशोका के वंशज राजनीतिक तौर पर कमजोर और प्रादेशिक शासक अपनी स्वतंत्रता मांग रहे थे। ये था भारत के पहले विशाल साम्राज्य के पतन का दृश्य। शुंग वंश का उदय। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने आगे बढ़कर अपने आप को शासक घोषित कर दिया। उसने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ को एक सेना परेड के दौरान मार गिराया और यहीं से शुरू होता है शुंग वंश का युग। पर एक प्रश्न ये है, क्या पुष्यमित्र सिर्फ एक शक्ति प्यासी था या उसने साम्राज्य को बचाने की कोशिश की? शुंग वंश की राजनीति और संस्कृति। शुंग वंश ने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया और भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। ये वो युग था जहां वेद और यज्ञों पर फिर से जोर दिया गया। बौद्ध धर्म के प्रति कुछ कठिन नियम भी लाए गए, पर साथ ही शुंग काल ने कला और वास्तुकला में नए रंग भर दिए। भरहुत स्तूप जैसी रचनाएं इसी युग की देन हैं। सवाल जो इतिहास उठता है, एक और सवाल, क्या शुंग वंश ने सच में भारत को बचाया या वो सिर्फ एक स्थानीय शक्ति थी जो मौर्य साम्राज्य के शेष टुकड़ों को समेटने की कोशिश कर रही थी? इसका जवाब हम पाएंगे जब हम देखेंगे कि शुंग वंश के बाद दक्षिण भारत में कैसे एक नई शक्ति सातवाहना वंश ने जन्म लिया। चैप्टर 2, सातवाहनस, दक्षिण का साम्राज्य। अ न्यू डॉन इन द साउथ। जब उत्तर भारत में शुंग वंश अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा था, तभी दक्षिण भारत में एक नए राजवंश का उदय हो रहा था, सातवाहनस। क्या आप जानते हैं, ये वंश इतिहास में आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है इन्होंने ही भारत के दक्षिण हिस्से को एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान दी। पर एक प्रश्न, ये सातवाहना कौन थे और कैसे इन्होंने अपनी छोटी शक्ति से बड़ा साम्राज्य बनाया? ओरिजिन ऑफ द सातवाहनस। सातवाहनस की मूल कहानी में रहस्य छुपा है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनका संबंध आंध्र प्रदेश से था, जबकि कुछ उन्हें महाराष्ट्र के मूल निवासी मानते हैं। पहले शासक सिमुका सातवाहना ने अपना राज्य स्थापित किया और धीरे धीरे दक्षिण भारत के बड़े हिस्से को अपने अधिकार में ले लिया। ये था एक नए साम्राज्य का आरंभ। सातवाहनस शंगर्स। शुंग वंश के समय में उत्तर भारत की राजनीति बहुत असंतुलित थी। सातवाहनस ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और दक्षिण के प्रदेशों में अपना प्रभाव बढ़ाया। एक समय ऐसा आया जब दोनों वंश शुंग और सातवाहना सीधे टकराव में आ गए। ये टकराव सिर्फ सेना का नहीं था, ये था भारत के दो अलग अलग दृष्टिकोणों का टकराव। शुंग वंश वैदिक परंपराओं और यज्ञों पर जोर देता था, जबकि सातवाहनस ने बुद्धिज्म और जैन धर्म को भी अपनाया। ये था एक समय जब धर्म और राजनीति एक साथ रंग बदल रहे थे। द रूल ऑफ गौतमीपुत्र सातकर्णी। पर जब हम सातवाहना की शक्ति की बात करते हैं, तो एक नाम हमेशा उभार कर आता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस राजा ने अपने शासन में दक्षिण भारत से लेकर मालवा और राजस्थान तक अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा शासक जो अपने आप को शेकर्स, यावानाज और पालावस का विजेता कहता था,
गौतमीपुत्र ने न केवल अपना साम्राज्य सुदृढ़ किया, बल्कि भारत को फिर से एक नई शक्ति दी। कल्चर, ट्रेड एंड इकोनॉमी। सातवाहन के युग में भारत की अर्थव्यवस्था अपने चरम पर थी। दक्षिण भारत के बंदरगाह जैसे कि कल्याण और भरूच से व्यापार होता था। रोमन साम्राज्य तक भारत के माल जाते थे। सोना, मोती, मसाले और कपड़े भारत की पहचान बन गए। क्या आप जानते हैं, रोमन सिक्के सातवाहन काल में भारत में बड़े पैमाने पर मिले हैं। ये प्रमाण है कि भारत और रोम के बीच गहरा व्यापार था। सोचिए, एक तरफ सीजर और दूसरी तरफ सातवाहन, दोनों के बाजार एक दूसरे से जूझ थी। सातवाहन एंड बुद्धिज्म। सातवाहन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमरावती और नागार्जुनकोंडा जैसे स्थलों पर स्तूप और विहारा बनाए गए। ये सब कुछ एक ही प्रश्न उठता है, क्या सातवाहन ने धर्म को राजनीति का हिस्सा बनाकर अपना साम्राज्य मजबूत किया? शायद जवाब है हाँ, क्योंकि सातवाहन शासकों ने एक तरफ यज्ञ और वैदिक रीति रिवाज को भी मनाया, पर साथ ही बौद्धिस्ट धर्म को भी प्रोत्साहन दिया। ये थी भारत की धर्म नीति की एक अनोखी तस्वीर। वुमेन इन सातवाहन एम्पायर। एक और खास बात थी सातवाहन साम्राज्य में, यहाँ स्त्रियों की भूमिका काफी मजबूत थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम भी उसकी मां गौतमी बालाश्री के साथ जुड़ा है। इनके शिलालेख में भी स्त्री की प्रमुख उपस्थिति दिखती है। ये था भारत का एक ऐसा युग जहाँ स्त्री की प्रतिष्ठा और सम्मान दोनों को महत्व दिया जाता था। द डिक्लाइन। पर इतिहास हमेशा एक जैसी कहानी नहीं सुनाता। 3rd सेंचुरी सी के आते आते सातवाहन शक्ति धीरे धीरे काम होने लगी। स्थानीय राज्य फिर से मजबूत होने लगे और व्यापार पर अन्य शासकों ने अपना कब्जा जमा लिया, और यूं एक और महान वंश इतिहास बन कर रह गया। पर ये सोचिए, अगर सातवाहन न होते तो क्या दक्षिण भारत इतना व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन पाता, और क्या भारत और रोम का जोड़ इतना गहरा होता? ये प्रश्न हमेशा इतिहास में घूमता रहेगा। अब चलते हैं आगे और देखते हैं, जब भारत की सीमाओं पर विदेशी शासकों का प्रवेश हुआ, इंडो ग्रीक्स, शेकर्स और कुशनस जो भारत के इतिहास को एक नए मोड़ पर ले गए। चैप्टर 3, इंडो ग्रीक्स, शेकर्स एंड कुशनस। भारत पर विदेशी छाया। द फॉरेन अराइवल। भारत के इतिहास में एक ऐसा युग आया जब देश के दरवाजों पर विदेशी शासक दस्तक देने लगे। उत्तर पश्चिम की सीमाओं से घुसकर आए इंडो ग्रीक्स, शेकर्स और कुशनस। एक प्रश्न उठता है, कैसे इन विदेशी राजवंशों ने भारत के राजनीति, व्यापार और संस्कृति पर अपना प्रभाव छोड़ा? द इंडो ग्रीक्स, यावानास। सबसे पहले आए इंडो ग्रीक्स, जिन्होंने अपना राज्य गांधार और पंजाब के हिस्सों में स्थापित किया। ये वही यावानास थे जो सिकंदर के बाद भारत में बचे रहे। उनका एक प्रसिद्ध शासक था मनांदया मिलिंद। क्या आप जानते हैं, मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेना के बीच हुआ संवाद इतिहास का एक अनमोल ग्रंथ है। मिलिंद पैनवो। ये प्रमाण है कि इंडो ग्रीक शासक सिर्फ योद्धा ही नहीं, ज्ञान के प्यासे भी थी। सोचिए, एक यवना राजा भारत की धर्म और दर्शन को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या ये एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता का संगम नहीं था? द शेकर्स, सिथियंस। लेकिन भारत पर इंडो ग्रीक्स का प्रभाव ज्यादा समय तक नहीं रहा। उनके बाद आए शेकर्स, जिन्हें हम सिथियंस भी कहते हैं। ये लोग मध्य एशिया से आए थे और भारत के पश्चिम और उत्तर क्षेत्रों में अपना प्रभाव जमाने लगे। उनके एक प्रसिद्ध शासक था रुद्रदमन। उसने गिरनार, गुजरात में संस्कृत भाषा में एक अभिलेख लिखवाया। ये पहली बार था जब किसी राज्य ने संस्कृत को अपने शासन का भाषा बनाया। एक प्रश्न, क्या शेकर्स के बिना संस्कृत को इतनी राजनीतिक पहचान मिल पाती? द कुशनस। पर इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारत पर कुशनस का प्रभाव हुआ। ये लोग बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान के आसपास से आए थे और भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उनका सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्का। उसका साम्राज्य कोशगार, चाइना से लेकर मथुरा और पाटलिपुत्र तक फैला था।
सोचिए, एक विदेशी वंश ने भारत को इतना बड़ा साम्राज्य दे दिया। कनिष्का एंड बुद्धिज्म। कनिष्का के युग में बुद्धिज्म अपने चरम पर था। उसने कश्मीर में एक महान बौद्ध परिषद बुलाई, जहां से महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ। एक और प्रश्न, क्या कनिष्का के बिना बुद्धिज्म इतना विश्व धर्म बन पाता? क्या चाइना, कोरिया, जापान तक इसका प्रसार संभव होता? आर्ट एंड कल्चर अंडर कुशनस। कुषाण काल में काला अपने सौंदर्य के शिखर पर थी। गांधार काला और मथुरा काला का विकास इसी समय हुआ। गांधार काला में यूनान, ग्रीक की काला और भारत के धर्म का अनोखा संगम था। यहाँ के शिल्प में पहली बार भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। सोचिए, अगर कुषाण न होते तो शायद आज हम बुद्ध को केवल स्तूप और चिन्ह के रूप में जानते, न कि उनकी मूर्ति के रूप में। ट्रेड एंड सिल्क रूट। कुषाण काल में भारत सिल्क रूट का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। उत्तर भारत से चाइना, रोम और मिडिल ईस्ट तक व्यापार होता था। सोना, चांदी, कपड़ा, अनाज और ज्ञान सब कुछ इस रास्ते से बाहर जा रहा था। ये था एक समय जब भारत सिर्फ धर्म और कला का नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था का भी विश्व गुरु था। द डिक्लाइन। पर समय बदलता है। 3rd सेंचुरी सी तक कुषाण शक्ति कमजोर पड़ गई। स्थानीय राजवंश जैसे गुप्ताज उभरने लगे और यूं एक और विदेशी वंश भारत के इतिहास का हिस्सा बनकर रह गया। सस्पेंस क्वेश्चन। पर सोचिए, अगर इंडो ग्रीक्स, शेकर्स और कुशनस ना होते तो क्या भारत इतना विविध और विशाल सांस्कृतिक देश बन पाता? क्या हमारे धर्म, कला और व्यापार इतनी दूर तक पहुंच पाते? ये प्रश्न हमेशा इतिहास के पन्ने में लिखा रहेगा। अगला अध्याय और भी रोमांचक होगा, क्योंकि भारत में उभरने वाले द गुप्ता वंश, जो इतिहास में सोने का युग के नाम से जाना जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाइए और कमेंट्स में लिखिए आपको इस चैप्टर का कौन सा हिस्सा सबसे रोमांचक लगा और आप अगले वीडियोस में क्या देखना चाहेंगे। चैप्टर 4, गुप्ता एम्पायर, भारत का सोने का युग 320 से 550 CE। द राइज ऑफ द गुप्ताज। इंडो ग्रीक, शेकर्स और कुशनस के बाद भारत को एक ऐसे वंश की तलाश थी जो देश को एक मजबूत और स्थिर शासन दे सके। और तब था गुप्ता वंश। एक प्रश्न, कैसे एक छोटा सा राजवंश उत्तर भारत में जन्मा और पूरे देश को एक सोने का युग दे गया? चंद्रगुप्ता द फाउंडेशन। गुप्ता वंश की शुरुआत हुई चंद्रगुप्ता के साथ 320 CE। उसने गंगा के मैदान में अपना शासन मजबूत किया। एक महत्वपूर्ण बात, चंद्रगुप्ता ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किया। ये विवाह सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति थी। इसने गुप्ता शक्ति को और मजबूत बनाया। सोचिए, एक शादी ने भारत के इतिहास का दायरा ही बदल दिया। समुद्रगुप्ता, द नेपोलियन ऑफ इंडिया। चंद्रगुप्ता के बाद आया उसका पुत्र समुद्रगुप्ता। उसका नाम आज भी नेपोलियन ऑफ इंडिया के रूप में लिया जाता है। समुद्रगुप्ता ने अपने वीरता से 100 से ज्यादा राज्यों पर विजय प्राप्त की। उसका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ये बताता है कि उसने उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक अपना प्रभाव जमाया। एक प्रश्न, अगर समुद्रगुप्ता न होते तो क्या गुप्ता साम्राज्य इतना विशाल बन पाता? गोल्डन एज ऑफ आर्ट्स एंड लर्निंग। गुप्ता काल को सोने का युग इसलिए कहा गया क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं, कला और विद्या में भी शिखर था। इस समय भारत में लिखे गए ग्रंथ और रचनाएं आज भी दुनिया को प्रेरणा देते हैं। कालिदास जैसे महाकवि इसी युग में हुए। उनका नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत भारत की कला और काव्य के रत्न हैं। आर्यभट्ट ने इस युग में आर्यभट्टिया लिखा। उन्होंने पहली बार शून्य शून्य पाई और ग्रहों की गति को समझाया। सोचिए, एक ही युग में कला, काव्य, विज्ञान और दर्शन अपने चरम पर थे। चंद्रगुप्ताली, विक्रमादित्य। गुप्ता वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था चंद्रगुप्ता लिया विक्रमादित्य।
उसने शेकर्स को हराकर गुजरात और मालवा अपने अधिकार में कर लिया। उसके दरबार में नवरत्ना कालिदासा, वराहमिहिरा, अमरसिम्हा जैसे विद्वान। एक प्रश्न, क्या आप सोच सकते हैं, एक ही राज्य के दरबार में 9 महान विद्वान बैठकर ज्ञान का सृजन कर रहे थे? ये था गुप्ता साम्राज्य की शान। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। गुप्ता काल में अर्थव्यवस्था भी अपने शिखर पर थी। भारत सोना की चिड़िया के रूप में प्रसिद्ध था। व्यापार सिल्क रूट से चाइना और रोम तक फैल गया था। भारत के सिक्के, सोना चांदी और कपड़े विदेशी बाजारों में बिकते थे। इस युग में विज्ञान भी प्रगतिशील था। आर्यभट्ट और वराहमिहिरा जैसे महान ज्योतिषियों ने ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन किया। एक और प्रश्न, क्या गुप्ता काल के बिना भारत इतना विश्व प्रसिद्ध हो पाता? रिलीजन एंड कल्चर। इस युग में धर्म और संस्कृति भी अपने स्वर्ण युग में थी। हिंदू धर्म का विकास हुआ, विष्णु और शिवा के मंदिर बनने लगे। एलोरा और उदयगिरी के मंदिरों का निर्माण इसी युग में हुआ। साथ ही बुद्धिज्म और जैनिज्म भी समानता से फल फूल रहे थे। ये था भारत की विशेषता, एक ही समय में अनेक धर्मों का साथ साथ विकास। डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज। पर इतिहास हमेशा बदलता है। गुप्ता वंश भी कमजोर हुआ हुनों के आक्रमण और अंदरूनी संघर्षों की वजह से। 6th सेंचुरी तक गुप्ता साम्राज्य टूट गया, लेकिन उनके छोड़े हुए ज्ञान, कला और संस्कृति ने भारत को सदा के लिए अमृत दिया। एक प्रश्न आज भी इतिहास में गूंजता है, अगर गुप्ता वंश और लंबी अवधि तक टिकता तो क्या भारत एक और भी महान राष्ट्र बन पाता? क्या हमारा इतिहास आज और अलग होता? अगला अध्याय और भी रोचक होगा, क्योंकि गुप्ता के बाद भारत में उठे वो राज्य जिन्होंने साउथ इंडिया और दक्षिण एशिया तक अपना प्रभाव बनाया। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट्स में बताएं आपको गुप्ता काल का कौन सा पहलू सबसे अद्भुत लगा, और अगले वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं। चैप्टर 5, भारत का नवीन अध्याय, हर्षवर्धन और दक्षिण के महाराजवंश 600 से 1000 CE। द फॉल ऑफ गुप्ताज एंड राइज ऑफ न्यू पावर्स। गुप्ता साम्राज्य के पतन के बाद भारत एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था। एक प्रश्न, गुप्ताओं के बाद कौन संभालेगा भारत का राजनीतिक मंच? और यही से शुरू होती है कहानी हर्षवर्धन और दक्षिण भारत के महान राजवंशों की। हर्षवर्धन, द लास्ट ग्रेट नॉर्थ इंडियन एम्परर। 7वीं सदी में उठे एक राजा। हर्षवर्धन 606 से 647 CE। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में उसने अपने भाई की मृत्यु के बाद कन्नौज की गद्दी संभाली। हर्षा एक विद्वान और शक्तिशाली राजा था। उसने उत्तर भारत को एक साथ जोड़ दिया। लेकिन प्रश्न ये है, क्या हर्षा अपना साम्राज्य दक्षिण भारत तक फैला पाया? हर्षा एंड पुलकेशिन ली, क्लैश ऑफ टाइटन्स। हर्षा ने अपना साम्राज्य दक्षिण भारत तक ले जाने का सपना देखा, लेकिन सामने था चालुक्य सम्राट पुलकेशिन ली 610 से 642 CE, दक्षिण भारत का महाशक्तिशाली राजा। नर्मदा के किनारे दोनों सेनाओं का टकराव हुआ। पुलकेशिन ली ने हर्षा को रोक दिया। नर्मदा नदी बन गई उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा। एक प्रश्न, अगर हर्षा जीत जाता तो क्या भारत फिर से एक विशाल साम्राज्य बन पाता? हर्षा's लेगेसी। हर्षा के शासन में कला और धर्म का विकास हुआ। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को समर्थन दिया। चाइनीज यात्री ह्यूए सांग ने हर्षा के समय भारत की शांति और समृद्धि का वर्णन किया। हर्षा ने स्वयं भी ग्रंथ लिखे, रत्नावली और नागानंदा। लेकिन हर्षा के मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य टुकड़ों में टूट गया। द चालुक्यास, बिल्डर्स ऑफ सदर्न पावर। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश अपने शिखर पर था। पुलकेशिन ली ने अपने शौर्य से दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। बादामी के चालुक्य अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थी। अजंता के गुहा मंदिर और बादामी के शिल्प उनके कला प्रेम को दिखाते हैं। एक प्रश्न,
आज अगर आप अजंता के चित्र देखते हैं, तो क्या आप सोच पाते हैं कि ये 1400 साल पुराने हैं? द पल्लवास, मास्टर्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। चालुक्य के साथ साथ दक्षिण भारत में एक और शक्तिशाली राजवंश उठा, पल्लवा वंश। 4090 से उनकी राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लवा राजा नरसिम्हवर्मन ने चालुक्यों को हरा दिया और मामल्ल खेलाया। उनके समय में बना शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम आज भी दुनिया भर के यात्रियों को मोहित करता है। एक प्रश्न, आपके हिसाब से भारत की प्राचीन कला का सबसे अद्भुत उदाहरण कौन सा है? अजंता की गुफाएं या महाबलीपुरम का द राष्ट्रकूटास, लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन 8वीं सदी में दक्षिण भारत में एक और महान शक्ति बानी, राष्ट्रकूटा वंश। उन्होंने लोरा के कैलासा मंदिर का निर्माण करवाया, एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया सबसे बड़ा मंदिर। सोचिए, बिना मशीन, बिना आधुनिक उपकरण के, सिर्फ हथियार और मनुष्य श्रम से एक पहाड़ को मंदिर में बदल दिया गया। क्या ये आश्चर्य नहीं? ट्रेड, कल्चर एंड ग्लोबल लिंक्स। इस युग में भारत विश्व व्यापार का केंद्र था। दक्षिण के साम्राज्य अरब देशों और चाइना तक अपना व्यापार करते थे। मसाले, कपड़े और रत्न विदेश तक जाते थे। साथ ही कला और धर्म भी फैलते गए। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दक्षिण श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और कैम्बोडिया तक गए। एक सोचने लायक प्रश्न, अगर हर्षवर्धन ने पुलकेशिन को हरा दिया होता और भारत एक ही राज्य में जग गया होता, तो क्या आज हमारा इतिहास अलग होता? क्या भारत और भी जल्दी एक विश्व शक्ति बन पाता?